वेलकम टू माय आज की हमारी क्लास है लुसेंट की सीरीज से। तो आज का हमारा टॉपिक है सैयद वंश। सैयद वंश का जो था टाइम पीरियड ये था 1414 से 1451 तक। सैयद वंश का संस्थापक था ख्रीज खां। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा था। अब जो है क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा किस वंश के जो है शासक थे जिन्होंने की जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो ये थे हमारे सैयद वंश के संस्थापक ख्रीज खां। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन उनकी उपाधि थी रैयत आला। ख्रीज खां जो है ये तैमूर लंग का जो है सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने ख्रीज खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। ख्रीज खां जो है ये 3 जगह का शासक बना, मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर। ख्रीज खां जो है नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। ख्रीज खां की मृत्यु हो गई थी 20 मई 1421 ईस्वी को। ख्रीज खां के पुत्र थे मुबारक खां, जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को जो है मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासन था करीब 37 वर्ष तक। नेक्स्ट है हमारा लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक था 1400, टाइम पीरियड था 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, और वह जो है 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गजी के उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर जो है प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। दिल्ली पर प्रथम अगर पूछे कि अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसको को जाता है, तो ये है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदारों को जो है मकसद अली कहकर पुकारता था। वहाँ अपने सरदारों के जो है खड़े होने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र था निजाम खां, जो कि 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह के उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में जो है सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। 1504 ईस्वी में किन्होंने? सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। भूमि के मापन के लिए जो है प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का जो है प्रचलन सिकंदर लोधी ने ही करवाया था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये गजे सिकंदरी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भूमि के जो है मापन के लिए एक प्रमाणिक पैमाना था। ये गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने जो है नगरकोट ज्वालामुखी मंदिर को मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को जो है कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। इसने जो है मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीड़ों तथा संतों के मजार पर भी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की जो है मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई थी। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया और वह युद्ध में जो है मारा गया। बाबर को जो है भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम खां लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोठ की जो है मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर के द्वारा करवाया गया था। अब एक है मोठ। अब पूछेगा मोठ की जो है मस्जिद का निर्माण ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो एक सिकंदर लोधी के जो है वजीर थे, उसके द्वारा मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा सल्तकालीन जो शासन व्यवस्था थी
वो कैसी थी। तो इसमें जो थे हमारा केंद्रीय प्रशासन, इसका मुखिया होता था सुल्तान। बलबन एवं अलाउद्दीन के मतलब समय में यह लेकिन अमीर जो है प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व जो था ये था चरमोत्कर्ष पर सिर्फ लोदी वंश के काल में। सल्तनत काल में जो है मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में जो है मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। ये मजलिस ए खलवत जो है ये मंत्री परिषद है। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसियों को बुलाता था। बार ए आजम, इसमें जो सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। नेक्स्ट है मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। पहला है वजीर। वजीर जो होता था ये पद होता था प्रधानमंत्री का, जिसमें कि राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफ ए मुमालिक, ये होता था पद महालेखाकार का। यह जो प्रांत एवं अन्य विभागों से जो प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा होता था। नेक्स्ट है मजूमादार, ये जो है उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। नेक्स्ट है खजीन। खजीन कहते थे हम लोग उस टाइम कोषाध्यक्ष को। आरिफ ए मुमालिक, यह जो दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सद्र उस सुदूर, यह जो धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है काजी उल कजात, यह सुल्तान के बाद जो है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बरीद ए मुमालिक, यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वकील ए दर, यह जो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात, दान विभाग। दीवान ए बंदगान, दास विभाग। दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग। नेक्स्ट है, अब एक साइड है विभाग और एक साइड है बनाने वाला सुल्तान। किस सुल्तान ने कौन से विभाग को बनाया था। दीवान ए मुस्तखराज, ये जो है वित्त विभाग थे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। दीवान ए कोही, कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग, बलबन के द्वारा बनाया गया था। दीवान ए बंदगान, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवान ए खैरात, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और दीवान ए इस्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। एक है राजस्व कर व्यवस्था। उश्र जो है ये जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। नेक्स्ट है जकात, यह जो है मुसलमान पर एक धार्मिक कर था जकात, जो कि संपत्ति का 40वां हिस्सा आपको डोनेट करना होता था। जजिया, यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यह एक धार्मिक कर था। और खराज जो है ये गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला एक भूमि कर था। तो ये भूमि कर और धार्मिक कर में कंफ्यूजन नहीं होगा। यह है खराज। खराज जो है ये होता था भूमि कर, और जकात होता था धार्मिक कर मुसलमानों का, और जजिया होता था गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। नेक्स्ट हमारा खम्स, यह जो लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि से गढ़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर कि जो सुल्तान का अधिकार होता था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिक अथवा खजाने की खोज करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट हमारा दिल्ली सल्तनत जो है ये अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें कि इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन जो है ये नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को हम लोग कहते थे सिखों जिलों में विभाजित किया जाता था, जहाँ एक प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। सिखों को जो है परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल ये जो है परगने का एक मुख्य अधिकारी था, और मुशरिफ लगान को एक निश्चित कराने वाला अधिकारी था। एक शहर में 100 गांवों की जो है शासन की देखरेख ये अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी ये थी ग्राम। और सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। और मंगोल सेना के जो है वर्गीकरण की जो थी दशमलव प्रणाली, वो जो है सल्तकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में जो है बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा आराद कहा गया है।
अलादीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की जो है फिर दोबारा शुरुआत की थी फिरोज तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी इनको समाप्त किया था, फिर इसको दोबारा बलबन ने सबसे पहली बार इक्ता प्रथा को स्टार्ट किया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया गया, फिर दोबारा फिरोज तुगलक के द्वारा इसको शुरू कर दिया गया। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के जो घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून जो है ये शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान जो है ये सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में जो है लगान निर्धारित करने की जो एक मिश्रित प्रणाली थी उसको कहते थे मुक्ताई। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण ये मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। ये मसाहत क्या है? ये जो भूमि के जो है नाप जोख के आधार पर, जो क्षेत्रफल के आधार पर लगान लिया जाता था, इसे कहते थे मसाहत। इसकी जो है शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में जो रहने वाली भूमि ये कहलाती थी खालसा भूमि। अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो है सल्तनत काल में कौन सा बंदरगाह जो है इंटरनेशनल के रूप में जो है काम करता था? तो ये था देवल बंदरगाह। ये है स्थान और ये है प्रसिद्धि का कारण कि जो है कौन सा स्थान किस लिए फेमस था। तो हमारा पहला है सरस्वती। यह अच्छी किस्म के यहाँ चावल पाए जाते थे। अनहिलवाड़ा ये जो है व्यापारियों का एक तीर्थ स्थल के रूप में था। सतगांव यह रेशमी रजाइयों के लिए फेमस था। आगरा नील के उत्पादन के लिए था और बनारस सोने चांदी एवं जड़ी के काम के लिए फेमस था। नेक्स्ट है हमारा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो कि 5 भाइयों के एक परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और विजयनगर साम्राज्य का जो एक था खंडहर, ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और इसकी राजभाषा है तेलुगु। हरिहर एवं बुक्का सबसे पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। पहले तो किए हैं संगम, फिर सुलूब, फिर तुलुब, फिर आरवीडू वंश। बुक्का प्रथम ने जो है वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। किसने? बुक्का प्रथम ने। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने। इटली का निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। देवराय प्रथम ने जो है तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगरों में नहरें लाया जा सके। ये शासक थे देवराय प्रथम। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनाया था। किसने? देवराय प्रथम ने हरिद्र नदी पर भी बांध का निर्माण करवाया था। इस नदी का नाम याद रखिएगा। संगम वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था ये देवराय द्वितीय था। इन्होंने इमाडी देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता है। फ्रांसीसी राजदूत, एक फारसी राजदूत थे अब्दुल रज्जाक, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि एक थे श्रीनाथ, जो कि एक तेलुगु कवि थे। कुछ दिन तक ये भी देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार जो है देवराय द्वितीय ने अपनी सेना से 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था, उन्हें जागीरें भी दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी कहा गया है। देवराय द्वितीय को कहा जाता है जग बेटकर, इसका अर्थ होता है हाथी का शिकारी। देवराय द्वितीय ने जो है संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा है। मल्लिका अर्जुन को जो है
प्रौर देवराय भी कहा जाता है। सालूम नरसिंह ने जो है विजयनगर में दूसरे राजवंश सालूब वंश 1485-1506 की स्थापना की है। सालूब वंश के बाद जो है विजयनगर पर तुलुब वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुब वंश का टाइम था 1505 से 1565 ईस्वी। इसकी स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। तुलुब वंश का महान शासक था कृष्णदेव राय। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना था। स्थापना की थी वीर नरसिंह ने, लेकिन महान शासक था कृष्णदेव राय तुलुब वंश का, और 8 अगस्त 1509 ईस्वी को वह शासक बना था। सालूब जो है तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। बाबर की एक आत्मकथा थी बाबरनामा, जिसमें कि उन्होंने कृष्णदेव राय को भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री था डोमिगस पायस, जो कि विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के जो है दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अपने शासनकाल को जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बावती कल्याणम की रचना की थी। कृष्णदेव राय ये शासक कहाँ का था? ये तुलुब वंश का महान शासक था। इसको याद रखिएगा पॉइंट। पांडुरंग महात्म्य की जो है रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक एक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। फिर कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है 1529 ईस्वी में। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की थी। तुलुब वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। तुलुब वंश का शासक था वीर नरसिंह देव, महान शासक था कृष्णदेव, अंतिम शासक था सदाशिव। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया था। अगर क्वेश्चन आए कि जो है विजयनगर के पतन का क्या कारण था, तो ये था कि 23 जनवरी 1565 में एक युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं राक्षसी तंगड़ी या फिर तल्ली कोटा या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध। इसी के कारण इस नगर का पतन हो गया था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं विदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व किया था अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में जो है विजयनगर का नेतृत्व किया था राम राय ने। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के जो सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्र में आपस में टकराते थे। तो पहला है हमारा तुंगभद्रा का दोआब में, और कृष्णा गोदावरी के कछार में, और मराठावाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद जो है सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनकुंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। फिर विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनकुंडा में किया था। अराविडु वंश का अंतिम शासक था रंग तृतीय। स्थापना की थी तिरुमल ने 1570-1672 में, और अंतिम था रंग तृतीय। अरिवाडु वंश बेकर द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाई का क्रम है वो है प्रांत, मंडल, कोट्टम या वलनाडु जिला, नाडु मिलग्राम यानी कि 50 ग्राम का समूह उड़ ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता है। ये नायक वस्तुतः भूसामंत होते थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए एक विशेष भूखंड देता था, जो कि अमरम कहलाता था। अब नेक्स्ट हमारा आयंगर व्यवस्था। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाई प्रशासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हेतु की जाती थी। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के जो है क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य आय का सबसे बड़ा स्रोत था लगान, और इसमें भू राजस्व की दर थी उपज का 1/6वां भाग। विवाह कर जो है वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले लेकिन इस कर से मुक्त थे। अभी की जो है विजयनगर आने वाले जो प्रमुख विदेशी यात्री थे, एक थे निकोलो कोंटी जो इटली से आए थे 1420 में देवराय प्रथम के काल में। अब्दुल
रज्जाक फारस से आए थे 1442 में देवराय द्वितीय के काल में। इनुनीज जो कि एक पुर्तगाल थे, ये 1450 में आए थे मल्लिकार्जुन के काल में। डोमिंग पायस भी एक पुर्तगाली थे, ये आए थे 1515 में कृष्णदेव राय के काल में। बारबोसा भी ये एक पुर्तगाल थे जो कि 1515-16 ईस्वी में आए थे कृष्णदेव राय के। मीन्स के 3 पुर्तगाली आए थे विजयनगर। उम्बली जो है एक ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली एक लगान मुक्त भूमि होती थी। रथ कोड़गे ये युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के जो है परिवार को दी गई भूमि को कहते थे हम लोग रत्न कोड़गे। कुटुग्गी ये ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों के जो है पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कहते थे कुटग्गी। वे कृषक मजदूर जो कि भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, उसे कहते थे कूदी। विजयनगर का जो सैन्य विभाग था इसे कहते थे हम लोग कदाचार, तथा इस विभाग का जो उच्च अधिकारी होता था इसे कहते थे दंडनायक या सेनापति। और टकसाल विभाग को जो कहते थे जोड़ी खाना। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को कहते थे वीर पंजाल। उत्तर भारत से जो है दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को कहते थे वरवा। विजयनगर में जो है दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के जो है क्रय विक्रय को कहते थे वेशबग। मंदिरों में जो है रहने वाली स्त्रियां को कहते थे देवदासी और इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। और जो विजयनगर की जो मुद्रा थी ये थी पैगोडा और बहमनी राज्य की मुद्रा थी हून। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे बहमनी राज्य कल। तो थैंक्स।